नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। इस समय आईएएस ट्रेनी विवाद बहुत चर्चा में है। एक के बाद एक आईएएस अफसर फंसते जा रहे हैं और उनके किसी के फर्जी दस्तावेज पाए जा रहे हैं तो किसी का विकलांग सर्टिफिकेट ही गलत पाया जा रहा है। इस तरीके की तमाम चीजें इस समय चर्चा में है। तो हम आज के इस वीडियो सेशन में समझेंगे कि आईएएस ट्रेनी विवाद क्या है, क्या कानून कहता है, उससे संबंधित जो प्रावधान है वह क्या कहते हैं और किस प्रकार का इस पर सजा का प्रावधान भी है। इस वीडियो सेशन में हम उन तमाम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो की टाइटल को समझते हैं। क्या कहता है नियम आईएएस ट्रेनिंग विभाग के बिंदु में हमने खबर को जाना, चर्चा में क्यों है, क्या कहता है नियम, सेवाओं की अखंडता पर नियम क्या कहता है, प्रोबेशनर्स के लिए, प्रोबेशनर्स मतलब अभी वो प्रोविजन पीरियड में है, मतलब अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, उसके लिए क्या नियम है, गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर क्या क्या दोष या दंड सिद्ध हो सकते हैं या क्या कानून कहता है, इस पर भी आइए बात कर लेते हैं। एक एक कर हम सभी बिंदुओं को देखते हैं। तो नियम क्या कहता है। जो सिविल सेवक गतिविधियां मुख्यतः दो नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। जो सिविल सेवक हैं उनकी गतिविधियां मुख्यतः दो नियम है उसके द्वारा संचालित की जाती है। पहला होता है अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, और दूसरा होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियम 1954, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोबेशन रूल 1954। यह दो नियम है जिसके द्वारा जो सिविल सेवकों की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेवाओं की अखंडता पर रूल्स ऑन इंटीग्रिटी ऑफ सर्विसेज क्या कहता है। जो सभी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारी सेवा आवंटित होने और प्रशिक्षण शुरू करने के समय से ही एआईएस नियमों के अधीन होते हैं। आप जानते ही हैं कि जो इस प्रकार के अधिकारी होते हैं सभी आईएएस हो गए, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस हो गए, भारतीय वन सेवा आवंटित होने और प्रशिक्षण शुरू करने के समय से ही, या तो आप बन गए, आवंटित हो गए, या प्रशिक्षण शुरू करने से ही आप क्या हो जाते हैं, यह जो एआईएस आचरण नियमों के अधीन होते हैं। जो दो नियमों पर यह काम करता है। जो एआईएस आचरण नियम 3.1 कहता है, उसका नियम 3.1 यह कहता है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा। यह कहता है कि जो सिविल सेवक है, चाहे आईपीएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे भारतीय वन सेवा का हो, वह प्रत्येक समय क्या करता है, सब समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित हो, अर्थात उसकी गरिमा को कम करता हो। साथ ही साथ इसका नियम 4.1 यह कहता है कि अधिकारियों को अपने पद या प्रभाव का इस्तेमाल किसी निजी उपक्रम या एनजीओ में अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए नौकरी सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो डीएम का या आईएएस का, आईपीएस का या भारतीय वन सेवा के अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करेंगे। साधारण भाषा में यह हमारा जो नियम 4.1 यही कहता है। में सरकार मतलब भारत सरकार के द्वारा कुछ उपनियम भी इसमें जोड़े गए जो अधिकारियों को उच्च नैतिक मानक, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए कहता है। राजनीतिक तटस्थता, जवाबदेही और पारदर्शिता को इंगित करता है। अर्थात राजनीतिक तटस्थता ऐसा नहीं है कि हमारी विचारधारा किसी पार्टी विशेष से जुड़ी है और हम किसी जिले में अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी या भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में तैनात है तो हम उस राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक विचार से सहमत होते हुए हम अपने कार्यों को नहीं करेंगे। हम अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उन स्थितियों में तटस्थ रहेंगे। हमारी जवाबदेही क्या होगी, तटस्थ रूपी होगी और पारदर्शिता का भी हम इस्तेमाल करेंगे। जनता के प्रति जवाबदेही, खासकर कमजोर प्रत्येक जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होगी। अधिक सिविल सेवकों की बात हो रही है, खास करके ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग के हैं। जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आईपीएस अधिकारी है तो गाली गलौज वाली अमर्यादित भाषा का प्रयोग आप जनता के साथ करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सरकार ने उन नियमों में संशोधन करके कुछ उप नियम बनाए हैं। निर्णय लेने हैं तो विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा आप नहीं करेंगे जिसमें आपका हित सुरक्षित हो। खुद को किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन के लिए किसी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना चाहिए जो उन्हें प्रभावित करता हो।
वित्त से जुड़ी हुई बातों को अपने साथ न रखिए जिससे आप प्रभावित हो रहे हो। सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग मत करिए। अपने अपने परिवार या अपने संबंधियों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि बाढ़ क्षेत्र वाले जनपद, किसी जनपद में आप डीएम के पद पर तैनात हैं और बाढ़ वाला एरिया है, वहीं आपकी कोई रिश्तेदारी है, आपका संबंधित है, तो बाढ़ से बचने के लिए जो बांध बनाया जाएगा आप अपने संबंधी को मत दे दीजिए। यह क्या होगी, यह आपकी सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के लिए सही नहीं होगा। आप पारदर्शी रूप से काम नहीं करेंगे, ऐसा बताया गया है। नियम 11(1) के अनुसार क्या यह है कि अधिकारी निकट रिश्तेदारों या निजी मित्रों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं। एक बात और बताई गई है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति हो या निजी व्यक्ति हो या आपका बहुत खास हो तो उससे आप उपहार ले सकते हैं, लेकिन उपहार होना चाहिए। उपहार में बहुत बड़ा उपहार नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं हो, जिसमें ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं हो। 25,000 रुपए से अधिक का उपहार सूचना सरकार को देनी होगी। अगर उपहार 25,000 रुपए से ज्यादा का होगा तो उसकी सूचना आप सरकार को देंगे कि अमुक व्यक्ति के द्वारा, जो हमारा रिश्तेदार है, हमारा निजी है, हमारा बहुत प्यारा मित्र है, उसके द्वारा दिया गया। बात है आईएएस ट्रेनी का, तो आईएएस ट्रेनी मतलब प्रोविजनर्स जो होते हैं, जो सेवा में होते हैं लेकिन अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, उनके लिए क्या नियम है। तो प्रोफेशनल काल के दौरान सेवा चयन के बाद कम से कम 2 वर्ष, जिसमें LBSNN में अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि भी शामिल है। कुछ नियम बनाए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पे प्रशासनिक जो सिविल सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2 साल के अंत में अधिकारी एक परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें संबंधित सेवाओं में पुष्टि दी जाती है। परीक्षा अवधि के दौरान एक निश्चित वेतन, यात्रा भत्ता इनको प्राप्त होता है, लेकिन कई लाभों के हकदार वो नहीं होते हैं, जैसे वीवीआई नंबर प्लेट वाली एक अधिकारी का। आप समझते हैं कि यह पूरा मामला एक आईएएस है जो बत्ती लगी गाड़ी और वीवीआईपी उनके गाड़ी का नंबर प्लेट लगा था, उस प्रकार के प्लेट लगाए थे। इस पर यह पूरा विवाद चर्चित है। अधिकारी आवास नहीं मिलेगा, पर्याप्त स्टाफ के साथ एक अधिकारी कक्ष, एक कांस्टेबल आदि, ये सब व्यवस्थाएं अभी आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेंगी। तो यह है, उसमें नियम 12 क्या कहता है। परीक्षार्थियों की बर्खास्ती के बारे में नियम 12 बताता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रोफेशनल को भर्ती के लिए अयोग्य या सेवा का सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त पाया जाना। अब इसमें क्या है, अगर जानबूझकर अपने परीक्षाधीन अध्ययन का कर्तव्यों का अगर आप उपेक्षा कर रहे हैं, सेवा के लिए आवश्यक मानसिक और चरित्र के गुणों की कमी होना, सेवा के लिए मानसिक और चारित्रिक गुण अगर आप में कम है तब भी आप उसके लिए अनुपयुक्त हैं, आपको हटा दिया जाएगा। केंद्र इन नियमों के तहत आदेश पारित करने से पहले संक्षिप्त जांच समिति 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देती है। इसके बाद एक मामला इसमें और जोड़ा गया है कि जिसके द्वारा आप भर्ती के लिए अयोग्य या सेवा का सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त घोषित हो सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण है, जिस पर यह पूरा विवाद ही चल रहा है, वह है 1993 के डीओपीटी के परिपत्र में कहा गया है कि अगर कोई गलत जानकारी, नियुक्ति पाने के लिए गलत जानकारी या गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। चुनौती न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इसको चुनौती दी गई थी, लेकिन इस पर मामला क्या आएगा यह आगे हम लोग समझेंगे। मामला आईएएस ट्रेनिंग विवाद को लेकर, जो प्रोविजन पीरियड होता है, अर्थात सेवा काल, अब आपको नियुक्ति नहीं दी गई है, आपको अभी बताया जा रहा है कि आप सेवा कैसे कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसमें जो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, जो हक नहीं मिलेगा अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए यह पूरी चीजें विवाद में आ गई थी। कई आईएएस अफसर एक के बाद एक इस विवाद से घिरे जा रहे हैं। तो यह पूरा सेगमेंट रहा आईएएस ट्रेनिंग विवाद से जुड़ा हुआ। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।